हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ईएमआरएस और केवीएस में हम किस तरह की आंसर राइटिंग करें ताकि हमारा टायर 2 जो आने वाला है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ईएमआरएस टायर फर्स्ट का रिजल्ट आउट हुआ है। टायर फर्स्ट के रिजल्ट में आप देखे हैं टीजीटी साइंस की कितनी कट ऑफ गई है। 73 मार्क्स की कट ऑफ गई है टीजीटी साइंस की। तो सोच लीजिए आपका मेंस उस लेवल में कितना हाई होगा, यहाँ पे कंपटीशन कितना है। तो चलिए हम सबसे पहले साइंस का सारा बेसिक समझे और हमें सबसे पहले समझना है कि हमें कैसे आंसर राइटिंग को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। उसकी कंप्लीट फॉर्मेट को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट को हम जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको 100 मार्क्स का आने वाला है पेपर आपके टायर 2 में, जहां आपके 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे और 60 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। 40 और 60 मार्क्स आपस में कंट्रीब्यूट कर करके ये टोटल बन रहे हैं आपके 100 मार्क्स। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो है 40 मार्क्स का पूछा जाएगा और डिस्क्रिप्टिव 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपने अभी हाल ही में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। वहाँ आपका कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आपका अपना नॉलेज जो है डोमेन स्पेसिफिक वो बहुत ही क्लियर है। लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट लाने के पीछे रीज़न ये है कि ईएमआरएस में जाने के बाद, भर्ती होने के बाद, चाहे केवीएस एनवीएस में भर्ती होने के बाद, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कोई भी कॉन्सेप्ट को ना बोर्ड पे लिखा नहीं पा रहे अच्छे से। तो इसके लिए अभी जो है हम वो ईएमआरएस की जो बोर्ड है उन्होंने सोचा है कि हम अपना एग्ज़ाम जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लेंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ पे टीचर का नॉलेज पता चलेगा, उनकी आंसर राइटिंग पता चलेगी, साथ ही साथ उनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उसके बारे में पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे 60 मार्क्स का हमें डिस्क्रिप्टिव मिला है। अब देखो, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा हमें फोकस क्या करना है? एक्यूरेसी के ऊपर। क्यों एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का आ रहा है हमारे लिए और ऑब्जेक्टिव में बहुत ही कम टाइम लगता है। मिनिमम आप 1 मिनट ले सकते हो एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मेनली कभी भी आपको क्या कहता है, मेनली जो है ना, आपको ये नहीं पूछेगा कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स है या फिर कोई भी चीज़ न्यूमेरिकल्स वगैरह। रीज़न ये सारे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेनली कॉन्सेप्ट बेसिस पे होता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या होता है कि आपको कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल्स इसलिए क्योंकि आपका फिजिक्स में कितना एक्यूरेसी है सॉल्व करने का, साथ ही साथ आपका आंसर लिखने का फॉर्मेट कैसा है, आप किसी कॉन्सेप्ट को कैसे बता रहे हो बच्चे को, उस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात होता है। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, आपको अपना एक्सप्रेशन किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी स्पीड पे बहुत फोकस करना होगा। स्पीड पे फोकस रहोगे तभी आप 60 मार्क्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर पाओगे अपने पेपर में। और टाइम भी एक लिमिटेड एरिया में है, इसलिए हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है अपने स्पीड को मेंटेन रखने का। अब देखो, यहाँ राइटिंग में सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि सबको सब कुछ पता है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं पता। आपके पास एक रटने की विधि पहले से ही थी जहां आपने रट करके ऑब्जेक्टिव बेसिस पे मेंस को क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अब उस ऑब्जेक्टिव बेसिस के साथ साथ अब आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग करना है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, अपने कॉन्सेप्ट को जो आपने रटा है या फिर जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है उस को यूज़ करके आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग की प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपका जो है लिखने का मेथड जो है वो जल्दी क्लियर होगा और एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम डिस्क्रिप्टिव मेथड से लिख रहे हैं तो हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। देखो, सबसे पहले तो 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके उस क्वेश्चन में, और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का है यानी वो टोटल 60 मार्क्स का है। आप इस हिसाब से हम अपने आंसर को लिखें कि जब भी एग्जामिनर हमारा क्वेश्चन कॉपी देखे तो हमें अलग कैसे समझे। सपोज आप सोच लो, आप किसी बारात में जाते हो और बारात में आप दूल्हे को कैसे पहचानते हो? क्यों? दूल्हे के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्सटेंसेस होता है, जैसे कि पाग, एक अलग ही वे में वो आया हुआ होता है, एक अलग गाड़ी में आया होता है। तो उसको पहचानने का तरीका ये होता है। आप इतने सारे स्टूडेंट में, इतने सारे कैंडिडेट में आप अलग कैसे हो, उसकी पहचान आपको एग्जामिनर को दिलानी है। तो उसमें क्या करना होगा कि आपको कोई बहुत लंबी कहानी नहीं लिखनी है, कोई बहुत बड़ा भाषण नहीं बनाना है, बल्कि हम एकदम टू द पॉइंट रखना है कोई भी चीज़ को कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आपकी अपनी भाषा क्या है, आप उस कॉन्सेप्ट को कितना डिटेल में समझ रहे हो, उसको कितने एक स्पेसिफिक वर्ड में डिफाइन कर रहे हो। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वो हो जाता है, ठीक है।
साथ ही साथ अगर हम जब लिख रहे हैं तो कुछ कुछ हमें फॉर्मेट देखने होंगे राइटिंग के, जो हमें बहुत ही ईजिली सक्सेस दिला सकती है, हमारी राइटिंग को इन्हेंस कर सकती है। सबसे पहला पॉइंट, आप अपना वर्ड लिमिट देखना। वर्ड लिमिट कम से कम 60 to 80 वर्ड्स होना चाहिए। अप्रॉक्स कम से कम 6 से 8 लाइन आप किसी भी टॉपिक पे एकदम सटीक वे में लिखो कि वो होता क्या। साथ ही साथ कुछ बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसे पॉइंट्स जो आपके एनसीईआरटी से मिलते हुए होने चाहिए, जो आपके पैराग्राफ्स को बहुत इन्हेंस कर दे। और कुछ की वर्ड्स का फॉलो करना, की वर्ड्स को हमें हाईलाइट और अंडरलाइन करके बताना है। रीज़न ये है कि अगर हम की वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे और अंडरलाइन करेंगे तो एग्जामिनर को हमारा वर्ड ईजिली दिखेगा। साथ ही साथ हम उस वर्ड को दिखा करके बता सकते हैं कि मेरे पास उस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक कितना कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम सबसे ज़्यादा आपको बताते हैं कि आप कोई भी फैक्ट्स को ज़्यादा रटिए नहीं। रटने से क्या हो जाएगा कि आप बस एक रट करके समझ जाओगे, लेकिन जब लिखने की बात आएगी तब वहाँ आपका रटा हुआ चीज़ काम नहीं आएगा। वहाँ काम आएगा आपका जो समझा हुआ कॉन्सेप्ट है, आपका जो एक स्पेसिफिक की टर्म्स है, वहाँ वो काम आएगा। तो आप उस चीज़ का यूटिलाइज ज़्यादा करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमें 4 मार्क्स स्कोर करना है तो हमें किस प्रकार से लिखना होगा। सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें उसका क्या मतलब है आप उसको एक डायरेक्ट हिंट दीजिए कि आप इस टॉपिक के बारे में लिखने वाले। सपोज अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, आप ग्लैंड्स क्या होता है आप उसको कैसे समझाओगे। सबसे पहले आप ग्लैंड्स को डिस्क्राइब करोगे, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के बाद क्या हो जाएगा, ग्लैंड से रिलेटेड कुछ कुछ हार्मोन्स बताओगे कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। यानी कि हमें ग्लैंड्स का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देना है, और डेफिनेशन देने के बाद हमें उसका एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेनेशन के रूप में हम ग्लैंड्स बताएंगे, जैसे कि कोई भी ग्लैंड्स, अगर हम मान लो यहाँ पे ग्लैंड्स ही लेते हैं तो हम सबसे पहले एक पीनियल ग्लैंड ले लेते हैं। पीनियल ग्लैंड जो होता है वो हमारे लिए मेनली मेलाटोनिन को सीक्रेट कराता है, हमारे 24 आवर साइकिल को, रिदम को मेंटेन करता है। तो ये हो गया। अब एक्सप्लेनेशन के टर्म में क्या होता है कि आप अगर अपना एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हो किसी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो एग्जामिनर का ध्यान जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, और उस एग्जाम्पल जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देना। सपोज मैंने पीनियल ग्लैंड दिया, तो वहाँ पे अगर मैं उसको ये बताऊँ कि ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, तो ये क्या दिखाएगा कि देखो आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन का भी नॉलेज है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो टर्म आ रहे हैं आपको उसका भी नॉलेज है, और इस टर्म का जो एग्जाम्पल है आपको उसका भी आ रहा है। तो एग्जामिनर के नज़र में आपकी कॉपी अलग वहाँ ज़रूर बन जाएगी, क्योंकि आपने सारे पॉइंट्स को क्लियर कट वे में रिप्रेजेंट किया। याद रखिएगा, आपको लंबी कहानी नहीं लिखनी है, आपको बहुत ही वर्ड स्पेसिफिक बात करनी है कि स्पेसिफिक वर्ड में हमें कैसे लिखना है, कैसे बताना है। और सबसे बड़ी बात है, इन सब में सबसे ज़रूरी होता है एक बिल्डिंग डेवलप करना डेली प्रैक्टिस का। देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हम सब ने जाना है कि प्रैक्टिस से ही कोई भी इंसान बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेना कि किसी भी हाल में हमको ज़्यादा रीडिंग नहीं करनी है, और उसके जगह पे हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा लिखना स्टार्ट करना है। अगर हम ज़्यादा रटने लगते हैं, रटने से क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ रटंत विद्या हमारे अंदर आती है, लेकिन वही लिखने से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, हम अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। देखो, हम सब जानते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं तभी तो हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको अपने वर्ड्स में लिखने लग जाएं तो हमारे लिए वो और भी अच्छा हो जाएगा। आप सबों को कम से कम डेली के डेली 3 से 4 क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, और साथ ही साथ एक टाइमर भी रखना चाहिए। टाइमर क्यों? क्योंकि आपको हर क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 मिनट में मतलब अचीव कर लो, ये आपके अंदर आ जाए। इससे क्या होगा कि आप कोई भी अच्छे से क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे, ये आपको बहुत ही इन्हेंस करेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में सेक्शन में क्या करना है, आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ता है। एक्यूरेसी बढ़ने की हेल्प हमें ये मिलेगा कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो हमारा एग्ज़ाम में जो मार्क्स है वो जितना हमें आ रहा है हम फास्टली सॉल्व करके आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट, आपको स्टडी मटेरियल कौन कौन सा रखना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले डीपली अगर हम बात करें और शैलो वर्सेस में बात करें, तो डीपली में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है एनसीईआरटी के ऊपर। आपका एनसीईआरटी जो है बहुत ही मायने रखता है, और वही शैलो में देखना है कि जैसे कि आपको वन लाइनर यूज़ करते हैं, जैसे कि छोटा सा चीज़ है तो वो उस चीज़ को आप शैलो वे में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डीप की हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी बुक दी बेस्ट होता है। एनसीईआरटी बुक का आप रेफरेंस लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत हेल्प करता है आपको
कि एग्जाम्पलर का आप यूज़ करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों हमें एनसीईआरटी ही सबसे ज़्यादा फॉलो करना है। आप प्लीज़ ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी जो है एकदम टू द पॉइंट बात करती है, और कोई भी एग्ज़ाम जो होता है, स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होता है, वो हमेशा एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस मानता है। वहाँ क्या होगा, अगर हम एनसीईआरटी अच्छे से करेंगे तो हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या है, कैसे हो, क्यों है और कब है, इनके बारे में। तो एनसीईआरटी को आप कभी भी भूलना मत और देखना हमेशा ट्राई करते रहना। नेक्स्ट चीज़, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट रखना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे, आपको कम से कम 180 मिनट्स मिलने वाले हैं। 180 मिनट्स में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो भी, और इससे पहले प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक की तब भी, आप 40 से 50 मिनट कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान दो। आप हर क्वेश्चन को कम से कम 1 मिनट में बनाने का कोशिश करो। वहाँ क्या होगा कि 40 से 50 मिनट में आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। उसके पास आपके बाद 120 मिनट बचेंगे। 120 मिनट मतलब आपके पास कंप्लीटली 2 घंटा बचेगा। इस 2 घंटे में आपको मतलब सारे के सारे जितने भी आप 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव दिए जा रहे हैं, आपको 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, डिस्क्रिप्टिव में हमें क्या करना है, 15 क्वेश्चन हमें 120 मिनट में करना है, यानी 8 मिनट हमको हर हाल में एक क्वेश्चन को देना है। याद रखना, कहानी में आप मतलब कोई कहानी मत बनाने लग जाओ। स्टोरी फॉर्मेशन हमको नहीं यहाँ पे करना है। स्टोरी फॉर्मेशन करके हम अपने आप के कॉन्सेप्ट को एकदम खराब कर सकते हैं। हमें एकदम टू दी पॉइंट लिखना है। कुछ भी लिख रहे हैं एकदम टू दी पॉइंट लिखेंगे। टू दी पॉइंट लिखने से क्या हो जाएगा, मेरी बात का वैल्यू होगा, मेरा इंपॉर्टेंस होगा। हम कुछ भी लिख रहे हैं एकदम एनसीईआरटी बेसिस पे लिख रहे हैं, वो हमारा ज़्यादा किसी भी एग्जामिनर को इंटरेक्ट करेगा, उसको बहुत ज़्यादा कैच आउट करेगा। तो हमें वही करना है, और हर हाल में आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको 8 मिनट कम से कम लगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट, आपको 60:40 का एक प्रिपरेशन रूल फॉलो करना है, जिसमें 40% का टाइम आपको क्या करना है, किसी भी फैक्ट को याद करने में, जैसे कि एमसीक्यू फॉर्म में हो या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट हो, और 60% टाइम जो है आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है आंसर राइटिंग के साथ साथ। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है फैक्ट्स को, उसके साथ साथ हमको कॉन्सेप्ट भी बिल्ड आउट करना है। और दोस्तों मैं बता दूं, मैं इस चैनल पे आपको डेली की डेली टीजीटी साइंस की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। टीजीटी साइंस में प्रैक्टिस में मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। टाइम टू टाइम हम सारे सब्जेक्ट की एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहां मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, और उसको कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, आंसर के फॉर्मेट में, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम डेली देखने वाले हैं। हम यहाँ से कोशिश करेंगे डेली हम 4 क्वेश्चन अपने बायोलॉजी के, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 4 क्वेश्चन फिजिक्स के डेली हम कर ले। क्यों, इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक्यूरेसी बिल्ड होगा, हमारा एक्सप्रेशन का तरीका आएगा, और साथ ही साथ स्पीड भी मेंटेन होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ करनी है फॉलो, तो आप ज़रूर लेटेंट एकेडमी को फॉलो करें। लेटेंट एकेडमी आपके लिए सब कुछ करने वाला है। आप थोड़ा सा उसके ऊपर भरोसा, विश्वास दिखाइए, जहां आपको टीजीटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और साथ ही साथ आपका अपना जो बेसिक थॉट है किसी चीज़ को लेकर के वो क्लियर होगा। यहाँ मैं आपको एक अच्छे वे में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को कैसे एकदम कंप्लीट करना है उसको सिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ कैसे आप अपना इन्हेंस करोगे, आपका अपना वर्ड मीनिंग को, आपके अपने वर्ड पावर को, उसको मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यहाँ जाने से पहले आप एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको जो राइटिंग के लिए सोर्सेज यूज़ करने वाली हूँ, कंप्लीट 6 to 12 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं। साथ ही साथ हम डेली 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, और उसके साथ साथ डेली बेसिस पे हम एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरी वीडियो जब भी आएगी ईजिली पता चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ज़रूर।